हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर है महात्मा गांधी। इंडियन इट मीन्स भारतीय सिविलाइजेशन, सभ्यता एंड और कल्चर संस्कृति। इट मीन्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बायोग्राफी को देखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1948 ईस्वी में हुई। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी का लोकप्रिय नाम बापू और राष्ट्रपिता है। लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे एक राजनेता से अच्छे आध्यात्मिक गुरु रहे थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंसी। गांधी जी ने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य अस्त्र के रूप में किया और भारत को आज़ादी दिलाई। फ्रॉम 1915 to 1948 ही 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीतिक पे गांधी जी का बोलबाला रहा, गांधी जी का वर्चस्व रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑन ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी का निधन 1948 ईस्वी में एक कट्टरपंथी व्यक्ति के द्वारा हुआ। हिज ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी का जो आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरा सच्चाई के साथ प्रयोग, एंड न्यूमेरस आर्टिकल्स डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। उसने युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे निबंध लिखे एंड स्पीचेज डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और अलग अलग अवसर पर बहुत सारे भाषण दिए। रिवल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। वे एक वास्तविक विचारक ही नहीं रहते बल्कि वे मुहावरेदार इंग्लिश को समझने के काबिल भी रहे थे। ही इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दिए गए अंश में हिस्सा में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बताते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमें जैसे जैसे पैसेज को पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आते जाएगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जो वह आपको मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, जो भारतीय सभ्यता से नहीं मिल सकता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता नैतिक गुण को बढ़ावा देता है। यह गांधी जी का बायोग्राफी रहा था। अब हम लोग पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ का रहा है, आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। नथिंग कैन द इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। रोम का पतन हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यूनान का भी वही हाल है। द माइट ऑफ फेरावोज वाज ब्रोकन, मिस्र का सभ्यता क्षत विक्षत हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ द चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत में अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भारतीय सभ्यता कायम है, बरकरार है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम।
जो यूरोप के लोग हैं वह यूनान और रोम के लोगों के लेख से सीखते हैं, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जबकि यूनान और रोम का भी पास्ट अच्छा नहीं रहा है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन डैट, यूरोप के लोग कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे यूनान और रोम के गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ये उन लोगों की दयनीय स्थिति है। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ को देखेंगे। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के मध्य में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अभी भी स्थिर है, एंड डैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सुंदरता है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है, डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग बहुत असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी हैं, स्टोलिड जिद्दी और हठी हैं, डैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, उसे किसी भी बदलाव के लिए राजी करना संभव नहीं है। अर्थात भारत के लोग को किसी भी बदलाव के लिए मनाना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे मेरिट के खिलाफ आरोप लगाया जाता है, यह हमारे गुण के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोग ने जिसका टेस्ट किया है, जांचा है, परखा है और अपने अनुभव के आधार पर पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे ट्रस्ट ने भारतीयों को सलाह दी है, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वो अभी भी अस्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी सुंदरता है। दिस इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे आशा का एक आश्रय है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ को देखेंगे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन का अर्थ है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, लोगों को कर्तव्य के मार्ग पे बढ़ना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कर्तव्यों का निर्वहन और नैतिकता का पालन करना दोनों स्वपरिवर्तनीय शब्द हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस, नैतिकता का पालन करने का अर्थ है अपने दिमागों और इच्छाओं पर महारत हासिल करना। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, जो हम करते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को परख लेते हैं। तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सत्य है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी बडी इल्स, भारत को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज, और ऐसा है, एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए। अब हम लोग पैराग्राफ 5 को देखेंगे। वी नोटिस डैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम लोग देखते हैं कि दिमाग एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही पाता है उतना ही चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम लोग अपने रुचि में लिप्त होते जाते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतना ही वह अनियंत्रित होते जाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयर फोर, इसलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसी, इसलिए इसके लिए एक लिमिट लगाते हैं। दे सॉ डैट, उन लोगों ने देखे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, खुशी जो है एक मानसिक स्थिति है। अब हम लोग पैराग्राफ 6 को देखेंगे। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कोई व्यक्ति खुश है तो जरूरी नहीं है वह अमीर हो, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और यदि वह दुखी है तो वह गरीब हो। मतलब खुश होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है और दुखी होने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीर लोग अक्सर ना खुश देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीब लोग खुश देखे जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, इन चीज़ों को देखने के बाद हमारे पूर्वज ने हमें मौज मस्ती और विलासिता की वस्तुओं से दूर रहने का सलाह दिया है। दे हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लॉ एज एग्जिस्टेड
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। आज भी हम लोग उसी हल से काम चलाते हैं जो आज से हजारों वर्ष पहले चलाया जाता था। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। आज भी हमारा वैसा ही कुटिया है जो आज से बहुत साल पहले हुआ करता था। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारा देसी शिक्षा भी पहले के जैसा ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन जो हमारे जीवन को तबाह करने वाला हो। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक लोग का अपना जीविका चलाने का पेशा रहा था। ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और वे लोग दैनिक मजदूरी लेते थे। इट वॉज नोट डैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीन ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जाना कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम लोग इन चीज़ों के प्रति अपना दिल को लगाते हैं, वी वुड बिकेम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तब हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे और अपने नैतिक गुण को खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, वे लोग तब स्वेच्छापूर्वक सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोग उतना ही काम करेंगे जितना कि हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। दे सॉ डैट, उन लोगों ने देखे कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड, वह कायम रहता है इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। यदि हम हाथ और पैर का नियमित उपयोग करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ 7 को देखेंगे। 7 नंबर पैराग्राफ कह रहा है, दे फर्दर रीजन डैट, वे आगे तर्क देते हैं, बताते हैं कि लार्ज सिटीज वेयर असनेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेस, बहुत सारे शहर में बहुत फंदा है, अवरोध है और इनकम ब्रांचेज और बाधाएं हैं। डैट वुड पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, जिसमें लोग खुश नहीं होंगे। एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, वहाँ चोरों और डाकुओं का झुंड होगा। प्रस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वहाँ पे वेश्यावृत्ति और पाप पनपेंगे। इन देम दोज पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और वहाँ पे गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा लूट लिए जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर, इसलिए उन लोगों ने सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, इसलिए वे लोग अपने छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। पैराग्राफ 8 कह रहा है, दे सॉ डैट, उन लोगों ने देखे कि किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारें से घटिया था। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द sovereigns of earth to inferior to the ऋषिज एंड फकीर्स, और इसलिए वे धरती के राजाओं को ऋषि व फकीरों से तुच्छ मानते हैं। इस प्रकार की ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस प्रकार की व्यवस्था वाला राष्ट्र जिसमें संविधान हो। फिटर टू टीच अदर्स टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के लायक है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास न्यायालय था। लॉयर्स, वकील थे। डॉक्टर्स, चिकित्सक थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वे सभी एक बंधन में बंधे हुए थे। एवरीबडी न्यू डैट, प्रत्येक लोग जानते थे। दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, यह जो प्रोफेशन है, यह जो पेशा है, वो बहुत बेहतर नहीं है। मोर ओवर, हालांकि दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपल, ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोगों पर निर्भर माने जाते थे। नोट दियर मास्टर्स, उनके मालिक नहीं। अर्थात जो वकील और वैद्य थे वो लोगों को लूटते नहीं थे, वे सामान्य जनता के ऊपर निर्भर थे, उसके मालिक नहीं थे। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, न्याय जो था बिल्कुल निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट, जो साधारण नियम थे उसे कोर्ट से दूर रखा जाता था। देयर वेयर नो टॉट्स टू ल्यूड पीपल इनटू देम, उस समय में कोई दलाल भी नहीं था जो लोगों को प्रलोभन दे। दिस एविल टू वाज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, जो थोड़ी बहुत कमियां थी या बुराइयां थी वो राजधानी के चारों ओर इर्द गिर्द में ही देखा जाता था।
द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो साधारण लोग थे वे स्वतंत्र रहते थे, एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और जीविका चलाने के लिए कृषि कार्य करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वे वास्तविक स्वराज का आनंद लेते थे। पैराग्राफ 9 को देखेंगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, ऐसा ही गांधी जी के समर्थक के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, जहाँ कोई सभ्यता नहीं हो, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जहाँ पर सभी लोगों को संतुष्टि मिलता हो, परफेक्शन मिलता हो। अर्थात संसार में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ के संविधान में, जहाँ के सभ्यता में सभी लोगों को संतुष्टि मिलता हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी है जो वो हमारे नैतिक गुण को बढ़ावा देता है। डैट ऑफ वेस्टर्न प्रोपागेट इमोरटलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वह अनैतिकता का प्रचार प्रसार करता है। द लैटर इज गॉडलेस, हेयर लैटर डिनोट्स वेस्टर्न कल्चर, जो पश्चिम का कल्चर है, संस्कृति है, वो गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और फॉर्मर मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है वो ईश्वर में विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जैसा हम लोग समझते हैं और विश्वास करते हैं। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, तो जो भी भारत के प्रेमी है, जो भारत से प्यार करते हैं, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट, तो उसे भारत के प्राचीन सभ्यता से उसी प्रकार जुड़कर रहना चाहिए जैसे एक बच्चे अपने मम्मी के साथ रहता है। 10 नंबर पैराग्राफ का है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम से घृणा नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशंस फॉर टीचिंग मी, मैं तो पश्चिम के सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ जो उसने मुझे आधुनिक सभ्यता के बारे में सिखाया है। डैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं चाहता हूँ जो भारत सर्वोत्तम शिखर पे पहुँचे, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तब मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्षों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने उससे एक ही लेसन सीखा है। एंड डैट इज डैट वी मस्ट सन एट इट ऑल कॉस्ट, हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, हमें इस सभ्यता से बचना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। करें व्हाट इज डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिकवादी वस्तुओं का पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट, यह हमारे अंदर के शैतान का पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह एक कोड़ा भौतिकवादी है। द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक डैट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यह प्रत्येक कदम कदम पे भौतिकवादी सभ्यता के विजय के बारे में सोचता है। अब हम लोग पैराग्राफ 12 को देखेंगे। इट परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस, शायद यह आवश्यक नहीं है और बेकार भी नहीं। टू वेक द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशंस, दोनों सिविलाइजेशन के गुणों को तुलना करना। इट इज लाइकली डैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, शायद पश्चिम ने उस सभ्यता का विकास किया है जो वहाँ के जलवायु और वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और हम लोगों ने उस सभ्यता का विकास किया है जो हमारे शर्तों के अनुकूल हो। एंड बोथ आर गुड इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, और दोनों अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग पैराग्राफ 13 को देखेंगे। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants.
आधुनिक सभ्यता का विशेषता है कि वह लोगों के इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, जबकि प्राचीन सभ्यता का विशेषता है जो वो हमारे इच्छाओं पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रोक लगाता है, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग दीज वांट्स, और इन इच्छाओं पर सख्ती से काम करता, सख्ती से रोकता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसिटिएबलनेस एराइजेज, जो मॉडर्न सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता जो है वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयर फॉर ऑल्सो इंडिफिनिटी। वे असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि वे न तो भविष्य में विश्वास करते हैं और न ही ईश्वरीय शक्ति में। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो पूर्वी और प्राचीन सभ्यता है वे संतुष्ट हैं क्योंकि वो arises from belief often in spite of ourselves in future state and existence of divine power, क्योंकि वे भविष्य में विश्वास रखते हैं, स्वयं में विश्वास रखते हैं और ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ 14 को देखेंगे। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. कुछ बहुत तेजी से जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं वे पागल बनाने के लायक हैं और जिसे रोका भी नहीं जा सकता है और उससे हम बच भी नहीं सकते हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट डैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है मनुष्य के विजय के लिए इसे हर कीमत पे विरोध करना चाहिए। मतलब आधुनिक जो कुछ अभी आविष्कार हुए हैं वे हम लोगों को पागल बनाने के जैसे हैं और शायद हम लोग उससे बच भी नहीं सकते हैं, लेकिन यदि लोगों को विजय प्राप्त करना है तो हर हाल में उसका विरोध करना चाहिए। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लीजर, हम लोग उस खतरे में हैं या हम लोगों को डर है कि कहीं हम लोग क्षणिक सुख के लिए अस्थायी सुख को गवा न दें। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 15 को देखेंगे। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जैसा कि पश्चिम के देशों ने भौतिकवादी चीज़ों के प्रति शानदार खोज किया है, सिमिलरली उसी तरह हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ स्पिरिट ऑफ सोल, उसी तरह से हिंदुइज्म ने भी शानदार चीज़ों का खोज किया है। वे चीज़ें हैं रिलीजन धर्म, स्पिरिट आत्मा, सोल जीवात्मा। नेक्स्ट पैराग्राफ में की ओर बढ़ेंगे। 16 कह रहा है बट वी हैव नो आइज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमें इन शानदार चीज़ों को, इन महान चीज़ों को देखने के लिए आंखें नहीं हैं। वी आर डेजल्ड बाय मटेरियल प्रोग्रेस, हम लोग जो भौतिकवादी उन्नति हुई है उससे चकित हो गए हैं। डैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिम के विज्ञान ने किया है, अर्थात पश्चिम के विज्ञान ने जो भौतिकवादी चीज़ों के प्रति विकास किया है उसके प्रति हम लोग चकित हो चुके हैं। आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ डैट प्रोग्रेस, हालांकि मैं इनके उन्नति से मोहित नहीं हुआ हूँ। इन फैक्ट फिर भी इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, ऐसा लगता है कि भगवान ने इंडिया को रोका है पश्चिम की तरफ विकास करने से, क्योंकि इट माइट फुल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, क्योंकि भारत का खास मिशन है जो वह भौतिकवादी बाढ़ को रोक सके। अब हम लोग पैराग्राफ 17 को देखेंगे। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, इस सब के बाद में हिंदुइज्म में कुछ न तो कुछ है। डैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसे अब तक जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन,
पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यह गवाह है जो बेबीलोन, सीरिया, पर्सिया और इजिप्ट जो यूनान है उसका सभ्यता का पतन हो गया। कास्ट लुक अराउंड यू। अब आप अपने चारों ओर देखिए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक। रोम और ग्रीक कहाँ चला गया? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन। क्या आज आपको गिबन का इटली कहीं भी मिल सकता है? और रैदर एंशियंट रोम, या प्राचीन जो रोम था। फॉर रोम वाज इटली। क्या रोम ही इटली था? 18 नंबर पैराग्राफ कह रहा है गो टू ग्रीस। ग्रीक जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ चला गया? देन कमिंग टू इंडिया। अब भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू। अपने प्राचीन आंकड़ों को देखिए और तब आप अपने चारों ओर देखेंगे। यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से। आप यह कहने पे मजबूर हो जाएंगे यस आई सी हेयर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। अभी भी प्राचीन भारत जीवित है। नाइनटीन नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। करेक्ट ट्रू, सत्य है। देर वेयर डंग हिप्स। कहीं कहीं गोबर के ढेर थे। टू हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। बट देर आर रिच ट्रिएचर्स ब्यूरिड अंडर डैम। लेकिन इसके नीचे जो बहुत खजाना भी दबा हुआ था। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट एंड विच हिंदुज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट along material but spiritualness। क्या कारण था जो भारतीय सभ्यता अब तक सर्वाइव किया? इसके पीछे एक ही लॉजिक है, जो हिंदुज्म ने विकास के लिए भौतिकवादी रास्ते को नहीं चुन करके आध्यात्मिक रास्तों को चुने। आवर सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता, आवर कल्चर, हमारा संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज डिपेंड नोट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंसी। हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा स्वराज जो है हमारे इच्छाओं को बढ़ाने पर टिका हुआ नहीं है, बल्कि रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। वो हमारे इच्छाओं पर रोक लगाता है, हमें आत्मत्यागी बनाता है। अब हम लोग पैराग्राफ 21 को देखेंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोपियन सभ्यता जो है इसमें कोई शक नहीं है, जो यूरोप के लिए अच्छा है। बट इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया। लेकिन यह भारत को बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट, यदि इसको हम नकल करने का कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट टू से डैट, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गुड। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है जो भी अच्छाई हो उसका आप अनुसरण न करें, उसका नकल न करें। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बायस, और जिसका हम नकल कर सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और मेरे कहने का यह भी मतलब नहीं है इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव करेप्ट इनटू इट। जो यूरोप के सभ्यता में जो बुराइयां आ गया है उसे वह ख़त्म न करें या समाप्त न करें। अब हम लोग पैराग्राफ 22 को देखेंगे। द इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल। जो लगातार भौतिकवादी सुखों का खोज किया है और इच्छाओं को लगातार बढ़ाया है, वह एक बुराई के समान है। आई मेक बोल्ड टू से डैट, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। यूरोप के लोगों का अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, यदि वे इन चीज़ों के भार के नीचे दबना नहीं चाहते हैं। विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, और इसका यदि वे गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। अर्थात यूरोप के लोग जो मौज मस्ती की चीज़ें हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, इन चीज़ों के प्रति अपने नज़रिए को नहीं बदलते हैं, तो वे इन चीज़ों के प्रति दब जाएंगे और इसके गुलाम हो जाएंगे। इट मे बी
डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, शायद मेरा यह पढ़ना असत्य हो सकता है, बट आई नो डैट, लेकिन मैं जानता हूँ, इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। यदि भारत इन गोल्डन फ्लेस के पीछे भागता है तो वह निश्चित रूप से मौत को बुलावा देना होगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। अब हम लोग पश्चिम के दार्शनिक के बातों को देखते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण रहना और ऊंचा सोचना। टुडे इट इज सर्टेन, आज यह निश्चित है, डैट मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज लाखों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। एंड फ्यू, जिसमें हम लोग कुछ जो है हु प्रोफेस टू डू थिंग, हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं। एट लास्ट हम लोग अब हम लोग अंत में 24 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, एक निश्चित स्तर तक शारीरिक शांति और ऐशो आराम जरूरी है। बट एबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद इट बिकम्स ए हिंड्रांस इंस्टेड ऑफ हेल्प, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद यह हमें मदद करने के बदला एक बाधा और अवरोध बन जाता है। देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम, इसलिए बहुत सारे इच्छाओं को क्रिएट कर लेना, उत्पन्न कर लेना और इन चीज़ों को पूर्ति करने लगना एक डेल्यूजन है, एक भ्रम है, और वह एक फंदा जैसे है। मतलब बहुत सारी इच्छाओं को आप क्रिएट कर लेते हैं और उन इच्छाओं को पूर्ति करने में लग जाते हैं, तो वह एक बाधा जैसा है, अवरोध जैसा है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, एक निश्चित स्तर तक जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, शरीर के लिए जो संतुष्टि है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स वन नैरो सेल्फ, और आध्यात्मिक रूप से भी जो जरूरी चीज़ें हैं, मस्ट मीट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप, वह भी एक निश्चित स्तर तक उसे रोक देना चाहिए। बट इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वल्चुअलनेस, नहीं तो वह भी आपको शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से ही भी वह एक बाधक बन जाता है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक और सांस्कृतिक समन्वय बनाना चाहिए, सो डैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि उसे मानव सेवा में कोई भी बाधा न आए। ऑन विच ऑल एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, और इस तरह से अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट रखना चाहिए, एक साथ जमा रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।